Hi. So now I want to start a very interesting topic of pointers. ठीक है, तो pointers समझने के लिए ये देखते हैं पहले कि हम लोग रिपीटेडली लिखते हैं int I इज इक्वल टू 5. ठीक है, हम लोग बार बार लिखते आए हैं ये चीज़ int I इज इक्वल टू 5. इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि कंप्यूटर हमारे लिए कुछ मेमोरी एलोकेट करेगा जिसके अंदर वो 5 लिख के रख लेगा. ठीक है, अब ये पूरी मेमोरी के अंदर उसको थोड़ी सी मेमोरी एलोकेट हो जाएगी जिसके अंदर वो 5 लिख के रख लेगा अपने पास. ठीक है, चलो अब मैं थोड़ी देर बाद कंप्यूटर को बोलता हूँ यार आई की वैल्यू प्रिंट कर दो. तब अब कंप्यूटर को जाके उस मेमोरी पे जाके वो वैल्यू को रीड करना पड़ेगा और मुझे प्रिंट करके देना पड़ेगा. मतलब कंप्यूटर को वो एड्रेस तो पता होना चाहिए, मतलब हर एक वेरिएबल का एड्रेस कंप्यूटर को अपने पास स्टोर करके रखना पड़ेगा. राइट, तो वो ये काम करता है वो सिंबल टेबल के थ्रू. एक वो अपने पास एक सिंबल टेबल बना के रख लेता है. ठीक है, जिसमें वो हर एक वेरिएबल के कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस को रख लेता है. लेट्स से इसका जो एड्रेस था वो था 20B. ठीक है, जैसे इसका कुछ एड्रेस था 20B, तो अपने पास वो रख लेगा कि यार मैंने आई को 20B पे स्पेस एलोकेट कर रखी है. अब कल को तुम बोलोगे सी आउट आई, तो वो 20B पे जाएगा और वो वैल्यू को उठा लाएगा, दैट इज़ 5 को वो प्रिंट कर देगा. ठीक है, ये इस तरह से चीज़ें काम करती हैं यहाँ पे. राइट, और ये जो एड्रेस होता है ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है. हेक्साडेसिमल, ठीक है, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है. हेक्साडेसिमल का मतलब क्या है? जैसे हमारा नॉर्मल डेसिमल होता है उसमें क्या होता है 10 कैरेक्टर्स होते हैं. ठीक है, 0 1 2 3 ऐसे करके हमारे 9 तक हमारे पास 10 कैरेक्टर्स होते हैं. हेक्साडेसिमल में हमारे पास 16 होते हैं. 0 से 9 तक वो 10 तो होते ही होते हैं, साथ में A B C D E F भी होते हैं. मतलब हेक्साडेसिमल के अंदर 0 से लेकर 9 तक तो होते ही हैं, साथ में A B C D E F भी होते हैं. तो मैं बोल रहा हूँ कि इसका एड्रेस लेट से 20B है. राइट, ठीक है, तो मुझे अगर सी आउट आई कर दूंगा तो मुझे 5 मिल जाएगा. राइट, सी आउट आई कर दूंगा तो मुझे 5 मिल जाएगा, वैल्यू मिल जाएगी. अगर मुझे ये एड्रेस देखना है, जैसे 20B एड्रेस, अगर मुझे 20B की वैल्यू चाहिए तो मुझे लिखना होगा एड्रेस ऑफ आई. ठीक है, बेसिकली मैं सी आउट कर दूंगा एड्रेस ऑफ आई. तो एड्रेस ऑफ आई को हम लोग लिखते हैं M% से. M% ऑफ आई मतलब एड्रेस मुझे लाके उसका मिल जाएगा. ठीक है, तो अभी हमको क्या समझ में आ गया कि हम जब भी कोई वेरिएबल बनाते हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली सिंबल टेबल में एंट्री जाती है. ठीक है, और वो जो सिंबल टेबल है वो सिर्फ कंप्यूटर मैनेज करता है, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है. ठीक है, उसमें मैं कोई चेंजेस नहीं कर सकता, वो खुद देगा, वो खुद डिसाइड करेगा कि मुझे कौन सी मेमोरी एलोकेट करनी है. मैं कभी ये नहीं बोलूँगा कि यार मुझे वो वाली मेमोरी चाहिए, मुझे मेरा वेरिएबल वहाँ पे जाके रख दो. नहीं, वो खुद एलोकेट करेगा और खुद अपने पास वो रखेगा कि मैंने इसको कहाँ पे मेमोरी एलोकेट करी है. ठीक है, तो अभी पॉइंटर्स कहाँ पे आते हैं? तो पॉइंटर्स एक ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिसके अंदर हम लोग ये एड्रेसेस स्टोर करके रखते हैं. ठीक है, ये एड्रेसेस स्टोर करके रखते हैं. मतलब बेसिकली मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसके अंदर मैं एड्रेस ऑफ आई स्टोर करके रख लूँगा. बेसिकली मैं 20B है अगर, तो 20B को स्टोर करके रख लूँगा. अब वो वेरिएबल बनाने के लिए मुझे लिखना पड़ता है इंट स्टार आई. ठीक है, इंट स्टार आई, रेदर आई शुड से पी. आई तो मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ तो आई विल यूज़ पी ओवर यार. तो इंट स्टार पी इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ आई. इसका क्या मतलब हुआ कि P इज अ पॉइंटर विच इज पॉइंटिंग एट एन इंटीजर. इसका मतलब हुआ P इज ए पॉइंटर विच इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स एन इंटीजर. जैसे हम लोग को कोई इंटीजर बनाना होता है हम क्या लिखते हैं इंट A इज इक्वल टू 5. एक पॉइंटर बनाना होता है इंट स्टार A इज इक्वल टू. ठीक है, अगर A हमारा पॉइंटर है तो इंट स्टार हो जाएगा, इंट की जगह इंट स्टार लग जाएगा, दैट्स इट. तो अभी यहाँ पे इंट स्टार P इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ आई. इसका मतलब है P इज अ पॉइंटर विच इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स एन इंटीजर, दैट इज आई. इसका सिर्फ इतना सा मतलब है. और इसको मैं अगर लिखूं तो बेसिकली एक P नाम की एक एंट्री बन जाएगी सिंबल टेबल में. लेट्स से वो खुद पड़ी है 30B के ऊपर. ठीक है, 30B के ऊपर पड़ी है. सो लेट्स से ये एक पॉइंटर है 30B के ऊपर पड़ा है और इसके खुद के अंदर क्या स्टोर होगा, इसके अंदर 20B स्टोर होगा. बेसिकली ये एक P पॉइंटर है जो खुद पड़ा है 30B के ऊपर, लेकिन इसके अंदर हमारे पास एक एड्रेस स्टोर्ड है. ये हमारा एड्रेस स्टोर्ड है, मतलब ये बेसिकली किसी इंटीजर के ऊपर पॉइंट कर रहा है, वो इंटीजर 20B पे पड़ा है. इस पूरी चीज़ का मतलब ये है. तो P इज़ अ पॉइंटर ओवर हेयर. राइट, चीज़ें समझ आ रही है ना? अभी हमने क्या किया, बेसिकली हमने एक वेरिएबल बनाया विच इज़ इंटीजर जिसको 20B मेमोरी एलोकेट हो गई. वो 20B हमने स्टोर कर लिया एक पॉइंटर के अंदर, और वो जो पॉइंटर खुद है वो 30B पे पड़ा है. ठीक है, ये 30B 20B मैं खुद से कुछ भी ले रहा हूँ. राइट,
चलो ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज हमारे पास एक चीज़ होती है डी रेफरेंस, ठीक है, डी रेफरेंस वैल्यू होती है। अगर मुझे P के थ्रू मुझे I की वैल्यू जाननी है तो आई कैन राइट स्टार P ओवर, ठीक है। मैं अगर ये स्टार P लिख दूंगा, स्टार P से मुझे I के ऊपर जो वैल्यू है वो मिल जाएगी। इसका क्या मतलब होता है, स्टार P का मतलब ये है कि P जिस इंटीजर पे पॉइंट कर रहा है, जिस इंटीजर का एड्रेस P में है, उस एड्रेस पे जाओ और वो वैल्यू को रीड करके ले आओ। बेसिकली जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था सी आउट इज इक्वल टू आई, तो इसकी वैल्यू क्या मुझे मिलती, क्या प्रिंट होता, 5 प्रिंट होता, राइट। 5 था ना हमारा, हाँ हमने 5 लिया था। सिमिलरली अगर मैं सी आउट स्टार पी लिख दूंगा तो इसकी वैल्यू भी 5 आ जाएगी। बेसिकली आई और स्टार पी का मतलब सेम है, ठीक है। चलो इसको थोड़ा और आगे देखेंगे, अभी हमने जितना समझा है अभी तक इसको जल्दी से एक बार कोड करके देख लेते हैं, ठीक है। तो इंट आई इज इक्वल टू 5, ठीक है, इंट आई इज इक्वल टू 5, आई के अंदर मैंने 5 स्टोर कर दिया, सी आउट एड्रेस ऑफ आई, ठीक है। ये चीज़ हमने देखी थी कि m% i से हमको उस चीज़ का एड्रेस मिल जाता है। चलो ठीक है, देखते हैं क्या एड्रेस आता है इसका। तो क्लियर कर लेते हैं विंडो पहले। तो मुझे उस चीज़ का एड्रेस मिल गया, जिस चीज़ को मैं 20 भी लिख रहा था उसका एक्चुअल एड्रेस ये है, ठीक है। तो ये उसका एड्रेस है जो हमने एक वेरिएबल बनाया आई, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज़ हमने क्या बोली थी कि पॉइंटर बनाना है, इंट स्टार पी, इंट स्टार पी इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ आई, राइट। तो पी के अंदर एड्रेस ऑफ आई आ गया। सो इफ आई राइट सी आउट पी एंड लाइन, सो लेट्स सी क्या मिलता है। सो हमको सेम पॉइंटर मिल गया, बेसिकली उसके अंदर एड्रेस आ गया। तो ऑब्वियसली इंट स्टार पी से हम जब पी प्रिंट कर रहा हूँ तो मुझे एड्रेस ऑफ आई मिल रहा है, ठीक है। देन नेक्स्ट थिंग हमने देखी थी अभी अभी डी रेफरेंस वैल्यू, ठीक है, डी रेफरेंस वैल्यू दैट इज डी रेफरेंस ऑपरेटर। एक्चुअली स्टार पी से हम लोग करेंगे तो मुझे 5 मिल जाएगा, ठीक है। बेसिकली मुझे आई की वैल्यू मिल गई अगर मैं स्टार पी से जा रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे 5 पे पहुंचने के लिए अब मेरे पास 2 रास्ते हो गए, या तो मैं आई से चले जाऊं या मैं पी के थ्रू चले जाऊं, राइट। यही होगा ना कि मैं आई के थ्रू भी जा सकता हूं, पी के थ्रू भी जा सकता हूं, तो कुछ फ़र्क नहीं है दोनों में। एक डिफरेंस है, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है। अगर मैं कुछ ऐसा लिख देता हूं, इंट ए इज इक्वल टू आई, इंट ए इज इक्वल टू आई, और अगली लाइन में लिख दूं यहाँ पे ए प्लस प्लस, अब क्या होगा, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे इंट ए इज इक्वल टू आई, तो ए के अंदर भी 5 वैल्यू आ जाएगी, और ए प्लस प्लस लिखूंगा तो ए की वैल्यू 5 से अब 6 हो जाएगी, ठीक है। हमने देखा था ना प्लस प्लस करने से एक वैल्यू बढ़ जाती है, तो ए की वैल्यू 6 हो जाएगी। क्या आई की वैल्यू चेंज होगी? नहीं, आई की वैल्यू अभी चेंज नहीं होगी, बिकॉज ए के अंदर पहले आई की वैल्यू आई और सिर्फ ए में चेंज हो गया। आई तो अभी भी वैसे ही पड़ा ना, बेसिकली आई की ये कॉपी बन के ए में आ गई, राइट। इसको समझो कि ये मेरा आई वेरिएबल था, इसके जैसा मैंने एक ए वेरिएबल बना लिया, ठीक है, और मैंने ए में चेंजेस कर दी, 5 की बजाय मैंने काट के 6 कर दिया उसको, ठीक है। तो आई तो अभी भी वैसे ही पड़ा है, तो इससे आई में चेंज नहीं आएगा। बट अगर मैं कुछ ऐसा लिखता हूँ कि अगर मैं पहले p की वैल्यू किसी q में डाल देता हूँ, इंट स्टार q इज इक्वल टू पी, इंट स्टार q इज इक्वल टू पी, तो ऑब्वियसली q के अंदर भी क्या वैल्यू आ जाएगी, q के अंदर भी वैल्यू आ जाएगी मेरी ये एड्रेस, जो एड्रेस था ना हमारे पास, q के अंदर भी यही एड्रेस आ जाएगा। तो अगर मैं अभी स्टार q प्लस प्लस कर देता हूँ, ठीक है, स्टार q प्लस प्लस कर देता हूँ, तो अब मुझे बताओ कि क्या i की वैल्यू चेंज हो जाएगी इससे? i की वैल्यू चेंज हो जाएगी इससे, i की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज हो जाएगी, जस्ट समझो। हमने क्या बोला था कि ये मेरा p है, यहाँ पे एक q बना लो, जैसे हमने यहाँ पे इसकी कॉपी बनाई थी, इस बार हम लोग पॉइंटर की कॉपी बना रहे हैं। पॉइंटर की कॉपी बना लें, लेट्स से वो 40b पे पड़ा है ये q नाम का पॉइंटर, लेकिन उसके अंदर भी क्या स्टोर्ड है, 20b स्टोर्ड है, राइट, सेम एड्रेस स्टोर्ड है। तो अब जब मैं स्टार q की बात कर रहा हूँ तो वो कहाँ पे पड़ा है, वो देखेगा कि 20b स्टार q की वैल्यू 20b है, स्टार q का मतलब है वो यहीं पे पहुँचेगा, क्योंकि 20b है जो वो तो यहीं पे है, तो वो भी यहीं पे पहुँचेगा। और जब मैं स्टार q प्लस प्लस कर दूंगा
तो बेसिकली इसी को वो 6 बना देगा, ठीक है, इसी को 6 बना देगा, ठीक है। डिफरेंस समझ आ रहा है ना? अगर तो मैं सीधे आई की एक कॉपी बनाता हूँ और उसमें चेंज करता हूँ तो आई तो वैसे रह जाएगा, बट आई के ऊपर जो पॉइंटर है दैट इज पी, अगर पी की एक कॉपी बनाता हूँ क्यू, और क्यू के एड्रेस पे अगर मैं बोलता हूँ कि यार उसको डी रेफरेंस करके उसकी वैल्यू चेंज कर दो, तो वो आई की वैल्यू ही चेंज होगी, बिकॉज अभी भी वो मेमोरी तो सिर्फ वही वाली पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो ये छोटा सा डिफरेंस इसमें आ जाएगा। क्लियर है? चेक करना है तो चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे सी आउट डालता हूँ, एंड लाइन, ठीक है, और फिर से सी आउट आई एंड लाइन डाल देता हूँ, तो देखते हैं दोनों की वैल्यूज़ क्या आती हैं, ठीक है। ये वाले को कमेंट कर देते हैं। चलो, तो दो ही चीज़ें प्रिंट होंगी, ये देखो। तो यहाँ पे तो 5 ही रही वैल्यू, जब हमने a++ किया तो i में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन जब हमने स्टार q++ कर दिया तब हमारे i में भी चेंज आ गया, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? बेसिकली ये कि p और q दोनों के पास i का एड्रेस है। अब मैं चाहे p से वैल्यू चेंज कर दूं या मैं q के थ्रू जाऊं वैल्यू चेंज करनी, वैल्यू तो उस एड्रेस पे चेंज होगी ना। बट अगर मैं a की वैल्यू चेंज कर रहा था, a में तो जस्ट i की एक कॉपी बनी हुई थी, a के पास खुद का अपना एड्रेस है, सब कुछ अपना है, तो a में चेंज होगा, राइट। तो दिस वॉज द डिफरेंस। One last thing before wrapping up this session I want to talk about is कि हम जब पॉइंटर बनाते हैं, जैसे मैंने अभी यहाँ पे पॉइंटर बनाया, तो उसको किसी के एड्रेस के बराबर रख दिया, एक i के बराबर रख दिया, और i वेरिएबल मेरा है, ठीक है, वो मैं बना रहा हूँ तो मेरा वेरिएबल है, मैंने उसको i के एड्रेस के बराबर रख दिया। बट अगर मैं ऐसा कुछ पॉइंटर बना के छोड़ देता हूँ, सिर्फ डिक्लेयर कर देता हूँ int*p, दैट्स इट, मैं किसी के बराबर उसको इनिशियलाइज नहीं करता हूँ, मैं सीधे int*p लिख देता हूँ। इसका मतलब क्या होता है कि p के अंदर एक गार्बेज वैल्यू आ जाएगी। गार्बेज वैल्यू मतलब कुछ भी रैंडम वैल्यू आ जाएगी। गार्बेज वैल्यू मतलब कुछ भी रैंडम एड्रेस पड़ा होगा। हो सकता है कि वो जो रैंडम एड्रेस है उसके ऊपर कुछ ऐसी चीज़ पड़ी है जो कि कोई दूसरा प्रोग्राम यूज़ कर रहा है, जो कि मैं नहीं यूज़ कर रहा हूँ पर कंप्यूटर का कोई दूसरा प्रोग्राम यूज़ कर रहा है, तो हम लोग उसमें इंटरफेयर कर देंगे, ठीक है। मतलब जैसे समझो, अगर मैं यहाँ पे अगली लाइन में लिख दूँ $p++ कर दूँ, तो दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग। बिकॉज कर क्या रहा हूं मैं बोल रहा हूं कि यार ये जो भी p पॉइंटर है ये किसी गार्बेज एड्रेस पे है, ठीक है, इसके पास कोई गार्बेज एड्रेस है। अब वो गार्बेज एड्रेस पे जाओ और उसकी वैल्यू चेंज कर दो, वो मेमोरी मेरी है ही नहीं, ठीक है, दैट मेमोरी इज नॉट माइन, वो बस रैंडम है और वो हो सकता है कोई और प्रोसेस उसको यूज कर रहा है, तो हम लोग इंटरफेयर कर रहे हैं। तो दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग। कभी भी हम लोग पॉइंटर को जब डिक्लेयर करेंगे इस तरह से नहीं करेंगे। हम हमेशा, अगर मेरे पास कोई वैल्यू है, मतलब मुझे पता है कि मुझे एड्रेस ऑफ i डालना है, तो मैं एड्रेस ऑफ i डाल दूंगा या किसी और वेरिएबल का एड्रेस डाल दूंगा। पर अगर मेरे पास अभी करंटली कोई एड्रेस नहीं है डालने के लिए, तो आई विल ऑलवेज राइट int*p = 0। मैं इस तरह से लिख दूंगा int*p = 0। जब हम इस तरह से इनिशियलाइज करते हैं, देन p इज़ अ नल पॉइंटर, कि वो किसी की तरफ बेसिकली पॉइंट नहीं कर रहा है, तो वो एक नल पॉइंटर बन जाता है। तो हम लोग जब भी एक पॉइंटर को इनिशियलाइज करना है, या तो उसको किसी वेरिएबल के एड्रेस के बराबर डालो, अदरवाइज उसको 0 से इनिशियलाइज करो, कभी भी इस तरह से नहीं करना। बिकॉज अगेन दोबारा से समझ लो कि वो कोई गार्बेज वैल्यू ले लेगा, और वो गार्बेज वैल्यू हो सकती है किसी एक ऐसी चीज़ का एड्रेस हो सकता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी और प्रोसेस के लिए, राइट। तो ये चीज़ आई होप सबको क्लियर है। सो इन द नेक्स्ट सेशन वी विल टॉक अबाउट पॉइंटर अरिथमेटिक। ओके, थैंक यू।